हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देख लिया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उसमें हम लोगों ने कवर किया था यदि वैकेंसी पीरियड हो और अनरिलाइज रेंट हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करना सीखा था। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स के का चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और स्टैंडर्ड बोलता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बेस पे ही है। और मैं आपको स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूं सीएमए इंटर की बुक से, जो कि सीएमए के स्टूडेंट के लिए है। जून 2022 एंड दिसंबर 2022 के सिलेबस के लिए। अभी हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है कि एक्स ऑन्स ए हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे। एक्स के पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है पुणे के अंदर। डिटेल्स रिलेटिंग टू विच आर म्युनिसिपल वैल्यू इज 2 लाख पर एनम। उसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपीज। फेयर रेंट 1,80,000 पर एनम। स्टैंडर्ड रेंट इज 2,10,000। 2,10,000 अपना क्या है? स्टैंडर्ड रेंट है। एक सेकंड, थोड़ा सा सेट करना था। हाँ, उसका स्टैंडर्ड रेंट कितना है? अपना स्टैंडर्ड रेंट है 2,10,000 पर एनम। इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में इसको रेंट पे दिया गया, इस प्रॉपर्टी को। इससे रेंट मिला है देखो 10,000 पर मंथ अप टू 15 अक्टूबर 2019। मीन्स 1 अप्रैल 2019 टू 15 अक्टूबर 2019 तक तो हमें कितना मिला? 10,000 पर मंथ। एंड रिमेनिंग पीरियड इज 12,000 पर मंथ। ठीक है, ये बोला देयर आफ्टर। उसके बाद में 15 अक्टूबर 2019 के बाद में हमें कितना मिल रहा है? 12,000 पर मंथ। द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर बाय एक्स टू वाई ऑन February 29, 22। अब इसने क्या किया? 29 को एक्स ने ये प्रॉपर्टी ही सेल आउट कर दी। किसको? वाई को। However, Y failed to recover rent for March 2022. 20. Find gross annual value of the property in the hand of X and Y for the assessment year 20 and 21. अभी देखो इसमें क्या हुआ कि X के पास में एक घर था पुणे के अंदर। उसका म्युनिसिपल वैल्यू था 2 लाख रुपीज और फेयर रेंट था उसका 1,80,000। स्टैंडर्ड रेंट था उसका 2,10,000 और उसको रेंट पे चढ़ाया 2019-20 के अंदर। 1 अप्रैल 2019 टू 15 अक्टूबर 2019 तक तो दिया उसने 10,000 पर मंथ पे, और उसके बाद में उसने रेंट बढ़ा के कितना कर दिया? 12,000। मीन्स 16 अक्टूबर 2019 टू फेब, क्योंकि उसके पास में एक्स के पास में प्रॉपर्टी कहां तक रहा? फेब तक। तो उसका रेंट अब हम लोग कहां तक कैलकुलेशन करेंगे? फेब तक। तो उस फेब तक उसने दिया 12,000 पर मंथ। उसके बाद में वो टेनेंट वही रहा, लेकिन प्रॉपर्टी किसके पास में चलेगी? वाई के पास में। और वाई को मार्च का रेंट मिलना था, जो कि उसको नहीं मिला। अब इसने बोला है कि आप ना एक काम करो, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एक्स और वाई का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल के बता दो। तो कैसे होता है देखो, हम लोग देख देते हैं कि सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी एक्स के पास में कितनी रही और y के पास में कितनी रही। उस हिसाब से हम लोगों को ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग इधर करेंगे, सॉरी, कंप्यूटेशन of income from house property of Mr. X and Mr. Y for assessment year 22
21 मींस फाइनेंशियल ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूं प्रीवियस ईयर 2019 टू 20। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं मिस्टर एक्स, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिस्टर वाई, और इसके पास में कितना रहा 11 मंथ, क्योंकि इसने 29 फेब को ट्रांसफर कर दिया था, और इसके पास में कितना रहा 1 मंथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, म्युनिसिपल वैल्यू, और दूसरा चाहिए रहता है फेयर रेंट। इसको हम लोगों ने दे दिया ए पॉइंट, इसको दे दिया बी पॉइंट। फिर इनमें से क्या देखते हैं हम लोग, हायर ऑफ ए एंड बी, और इसको हम लोग दे देते हैं सी पॉइंट। ए और बी में से जो ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा, सी पॉइंट। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड रेंट, जिसको हम लोगों ने दे दिया डी पॉइंट। अब हम लोग क्या देखते हैं, सी और डी के अंदर से क्या देखते हैं, लोअर ऑफ सी एंड डी, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। म्युनिसिपल वैल्यू देखो इसका है 2 लाख रुपीज। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज में से हम लोग 12 मंथ का है, देखो ये 2 लाख रुपीज कितना है, 2 लाख रुपीज है हमारा 12 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए कितना होता है, 16,667। आप लोग चेक करोगे तो इतना ही आएगा। तो इसका तो कितना है म्युनिसिपल वैल्यू, देखो 11 मंथ रहा इसके पास में हाउस, तो इसका तो हो गया 1,83,000 सॉरी 1,83,033। 1,83,333 इसका हो गया, एक महीना रहा इसके पास में, तो 667। फेयर रेंट कितना था, फेयर रेंट था अपना, फेयर रेंट है इसका 1,80,000। तो पर मंथ कितना हो गया, देखो 1,80,000 ये जो 12 मंथ के लिए होता है, तो 1 मंथ के लिए कितना होता है 15,000। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1,65,000। 11 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए आ जाएगा 15,000। अब इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है सी पॉइंट के लिए, तो कौन सा ज्यादा है, 1,83,000, और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, 16,667। अब स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना है, आप क्वेश्चन में देखोगे स्टैंडर्ड रेंट हमारा 2,10,000 है, 2,10,000 है। अब 2,10,000 यदि हमारा 12 मंथ के लिए है, तो 1 मंथ के लिए हमारा कितना आ जाएगा, 17,500। तो 1 मंथ के लिए हमारा आ गया 17,500, और 11 मंथ के लिए आ गया 1,92,500। अब हमें क्या करना है, सी और डी में से लोअर देखना है। तो सी और डी में से कौन सा लोअर है, 1,83,333, और इस पॉइंट में 16,667। ये तो आ गया हमारा, क्या आ गया, यहां तक अपना आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। ये हमारा है एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, रेंट रिसीवेबल। ठीक है, रेंट रिसीवेबल। अब इसका रेंट रिसीवेबल कितने महीने तक रहेगा, 11 मंथ तक। तो कितना होता है, देखो इसने रेंट 10,000 पर मंथ डाला था, लेकिन
हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले देखो 10,000 था 15 अक्टूबर तक, तो अप्रैल से 15 अक्टूबर देखेंगे तो होता है 6.5 महीने, तो ये आ जाता है 65,000। फिर 12,000 था और 12,000 कितने महीने तक रहा? 4.5 महीने तक, क्योंकि इसके पास में टोटल कितने महीने तक प्रॉपर्टी रहा? 11 मंथ के लिए। 11 मंथ में से 6.5 महीने तो उसने क्या कितने रेंट पे दिया? 10,000, और जो कि रिमेनिंग बच गया उस टाइम के लिए उसने दिया 12,000 पर मंथ के हिसाब से। तो ऊपर का 6.5 महीने के लिए उसका 10,000 से 65,000 आ गया, और 12,000 से 4.5 महीने का कितना आ जाएगा? देखो 12 इंटू 4 48,000 और 54,000 आ गया। 54,000 प्लस 65,000 तो ये आ जाएगा 1,19,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो एक महीने का रेंट रिसीवेबल हम लोग कैसे निकालते हैं कि इसमें से कौन सा माइनस कर देते हैं? अनरिलाइज रेंट। तो पहले वाले केस में कोई अनरिलाइज है क्या? उसने 11th मंथ रेंट पे दिया, उसको 11 मंथ का मिल गया। वैकेंसी पीरियड है क्या? नहीं, उसके पास में 11 मंथ के लिए ही था। हम लोग मार्च 29 फेब को तो सेल आउट कर ही दिया एक्स ने, तो उसके पास में 11 मंथ के लिए प्रॉपर्टी था, और उसका रेंट पे भी कितने महीने के लिए चला गया? 11 मंथ के लिए। तो इसका ना तो वैकेंसी पीरियड था ना ही अनरिलाइज रेंट था, पूरा रेंट इसको मिला है। फिर वाई के पास में एक महीना रहा मार्च के अंदर, क्योंकि 29 को एक्स ने सेल कर दिया किसको? वाई को। अब वाई के पास था, लेकिन वाई को टेनेंट ने, जो किराएदार था, उसने रेंट नहीं दिया मार्च का, तो उसका रियल में कितना होना चाहिए था? 12,000 उसको मार्च का रेंट मिलना चाहिए था, और उसका अनरिलाइज रेंट कितना है, जो कि हम लोग इधर लेस कर देते हैं 12,000। तो मींस इसको रेंट कितना मिला? नील। और इसका रेंट रिसीव्ड कितना है? रेंट रिसीव्ड है? ये क्या है? रेंट रिसीव्ड। इसको वर्किंग नोट में भी लेके आ सकते थे, लेकिन अपने समझाने के पर्पज से ये बेटर रहेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए? विच एवर इज हायर। तो हम लोग देखेंगे हायर ऑफ ए एंड बी पॉइंट। ए और बी के अंदर हायर कौन सा है? इसमें तो 1,83,333 और इसके अंदर 16,667। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हो गया। तो मैं आपको बता दूं, देखो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए, देखो 2 स्टेप होता है ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले चाहिए रहता है हमें एक्सपेक्टेड रेंट, सेकंड चाहिए रहता है रेंट रिसीव्ड। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू ले लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं फेयर रेंट से। जो दोनों में से ज्यादा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन जो दोनों में से ज्यादा है उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से हायर होगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, लेकिन कहां तक? स्टैंडर्ड रेंट तक। मींस स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो उन दोनों में से हायर आया था वो वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को हम लोगों ने कंपेयर किया, जो दोनों में से ज्यादा था हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। फिर हम लोगों ने बोला कि ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने बोला कि स्टैंडर्ड रेंट हमारा 1,92,500 था और इस केस में 17,500 था। इन दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये इन दोनों से ज्यादा नहीं था तो इसको बना दिया। यदि ये ज्यादा होता, सपोज करो यहाँ पे सपोज करो 1,95,000 आता, तो हम लोग कौन से को स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रेंट मानते? इस वैल्यू को, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है, स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर कर लिया कि जो ऊपर वाले 2 में से जो हायर आया था उसको हम लोगों ने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड रेंट से, और हायर वैल्यू जो ऊपर वाले ए एंड बी से आया था उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में से कम था उसको हम लोगों ने बना दिया एक्सपेक्टेड रेंट। ऐसे ही रेंट रिसीव्ड को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि जितना प्रॉपर्टी, मतलब जितना
प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जा सकता था तो उससे रेंट रिसीवेबल हम लोग बोलेंगे, उससे उतना रेंट मिल सकता था। उसके अंदर से हम लोग अनरिलाइज रेंट को लेस कर देते तो हमारा आ जाता है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड को हम लोग कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट से, उन दोनों में से जो हायर होता है उसको हम लोग बना देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन यदि वैकेंसी पीरियड होता तो हम लोग कैसे कंपेयर करते रेंट रिसीव्ड को? रेंट रिसीव्ड को ऐसे कंपेयर किया जाता कि सपोज ये वैकेंसी पीरियड की जगह हमें किराया मिलता तो रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी पीरियड, रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी पीरियड का जो रेंट, उस दोनों को ऐड करके एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करते। और यदि रेंट रिसीव्ड वाला वैल्यू ज्यादा होता, मींस यदि वो वैल्यू हायर होता तो हम लोग किसको बनाते थे? रेंट रिसीव्ड को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना देते, जो कि हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 के अंदर देखा था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर भी हम लोग ऐसे ही कुछ चेक कर लेंगे। तो चलो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 था, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 था। तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 और 7 इलस्ट्रेशन नंबर के साथ में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो डालते जाऊंगा। आपका पूरा डायरेक्ट टैक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पूरा सोल्व करके दूंगा। और इसमें आपका जो मॉड्यूल्स है वो कवर करेंगे, आपका मॉक टेस्ट वगैरह कुछ रहता है वो कवर करेंगे, आईपीसीसी सीए का जो आईपीसीसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है वो भी हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। और यदि सीए फाइनल और सीए में फाइनल से रिलेटेड उसमें कुछ क्वेश्चन रहता है तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। इससे आपको फुल ऑन वन प्लेस पे ही सब कुछ मिलेगा, तो जिससे आपको कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी और आपको फुल फेज में मार्क्स मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट कीजिए। इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना भी ना भूले अपने फ्रेंड या कलीग्स वगैरह, जिसको भी इसका जरूरत है, जिसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन जानना है वो ऐसे जान सकता है। थैंक यू वेरी मच।